हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी जो पिछली क्लासेस थी इनके अंदर हमने पढ़ा था रेड हेरी कैटरपिलर जो है कातरा, हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है, देखो आपका जो कृषि जीव विज्ञान जो आपकी बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, आपकी 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम ये लेकर के आए हैं हमारी क्लास। और उसके अंदर भी जो जेट की, आईसीआर की, बीएचयू की जो तैयारी कर रहे हैं, इसी में से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी। ठीक है, तो हमारा अध्याय 3 चल रहा था जिसके अंदर आज हमारी 5वीं क्लास है। और देखो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डा या फड़का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकस्ट और ग्रास होपर। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी ने जो लोकस्ट है, ठीक है, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी को आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में 2020-2021 के अंदर राजस्थान के अंदर टिड्डी का जो अटैक था काफी ज्यादा देखा गया था। राजस्थान के समेत कई उसके जो आसपास वाले जो जिले हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात करें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, उन सभी के अंदर क्या है, टिड्डी का जो अटैक था बहुत ज्यादा देखा गया था। अब देखो, हम बात करते हैं, हमने दोनों चीज यहाँ पे साथ में लिखी है, एक तो लोकस्ट भी लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा है ग्रास होपर। तो टिड्डी और फड़का ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो लोकस्ट होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, टिड्डा ही होता है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये पता होना चाहिए कि एक सामान्य टिड्डे में और एक जो टिड्डी होती है जिसको हम लोकस्ट बोलते हैं, यानी कि हम बात करते हैं ग्रास होपर में और लोकस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये देखना है कि जब पूरा का पूरा दल आता है, टिड्डी दल आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोकस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और जब अकेला कोई हमको ग्रास होपर मिलता है तो वो हमारे लिए एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रास होपर है, ठीक है, उसको हम लोकस्ट नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिसका हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर जो बड़े एग्जाम हैं, भले जैसे वो जेट का हो, बीएचयू का हो, आईसीआर का हो, आपके पास में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, डबल ए का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिड्डे की या फड़का की। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम बात करते हैं किसकी, लोकस्ट की, ठीक है, लोकस्ट जो होते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का टिड्डा ही होता है, या लोकस्ट जो है ये भी क्या है, एक तरीके का ग्रास ऊपर ही होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कुछ मुख्य मुख्य क्या है, इनकी प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों का हम क्या करेंगे, एक एक करके उनका वर्गीकरण करेंगे और उनको पढ़ेंगे कि कौन सी प्रजाति का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उनको हम पहचानेंगे कैसे, और उनके लक्षण क्या क्या हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सपोज आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए, आपके जो एनसीईआरटी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि टिड्डी कितने, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि टिड्डी क्या होती है, टिड्डियों के कितने प्रकार होते हैं, सभी के आप क्या लिखो, वैज्ञानिक नाम लिखो, उनके ऑर्डर लिखो और फैमिली लिखो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, जो टिड्डी होती है इसका हम बात करते हैं सामान्य नाम की। ठीक है, तो देखो सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया, ठीक है, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है इसका जो क्या है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। अब इसकी हम बात करते हैं गण की। देखो, गण क्या होता है, गण होता है आपके पास में ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। ठीक है, और जो कुल होता है, कुल को क्या कहा जाता है भाई, कुल को कहा जाता है फैमिली। ठीक है, कुल को क्या कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। और इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली जो है एक्रिडिडी होती है। ठीक है, ग्रास हॉपर और लोकस्ट की जो फैमिली होगी, फैमिली कौन सी होगी भाई, वो एक्रिडिडी होगी। ठीक है, यानी कि एक्रिडिडी कुल के अंदर कौन कौन आएंगे, उसमें आएंगे आपके पास में लोकस्ट आएगा और ग्रास हॉपर आएगा। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन बात क्या है, जो आपके पास में सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है। ठीक है, ये जो सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है ये क्या होता है भाई, ये आपके पास में होता है डेजर्ट लोकस्ट। ये क्या होता है आपके पास में, डेजर्ट लोकस्ट होता है। और ये जो डेजर्ट लोकस्ट होता है इसको मरुस्थलीय टिड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, ये है आपके पास में, इसको क्या कहा जाता है, इसका सामान्य नाम क्या है, डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, अब ये जो डेजर्ट लोकस्ट है ये क्या करता है, इसका आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से डेजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम बताओ, इसका वैज्ञानिक नाम बताओ। या फिर आपको इस तरीके से वैज्ञानिक नाम देकर के पूछा जा सकता है कि इसका सामान्य नाम क्या है, ये क्या है, इसका सामान्य नाम है। ठीक है, ये क्या है भाई, इसका सामान्य नाम है।
इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, और डेजर्ट लोकस्ट का क्या नाम होता है, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया होता है। और जो हमारे 2020-2021 के अंदर जो टिड्डी दल का अटैक हुआ था, जो टिड्डी दल हमारे यहाँ पर आया था भारत में, वो कौन, उसमें कौन सी टिड्डियां थी, तो उसमें कौन सी टिड्डियां थी भाई, उसमें थी आपके पास में सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया वाला जो दल था, उसके अंदर कौन सी टिड्डियां थी, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया थी। ठीक है, अब देखो टिड्डा और फड़का ये सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है। भाई सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है, पॉलीफेगस जिसको कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, पॉलीफेगस भी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, बहुभक्षी कहा जाता है इनको, है ना। सर्वभक्षी का मतलब क्या हो गया, ये बहुभक्षी भी इसको कहा जाता है, यानी कि ये कई तरीके के प्लांट के ऊपर क्या कर सकता है, फीड कर सकता है, इसलिए क्या हो गया, ये बहुभक्षी हो गया। ठीक है, अब टिड्डा और फड़का दोनों ही, ग्रास होपर और लोकस दोनों ही क्या होते हैं भाई, हमारे पास में सर्वभक्षी या बहुभक्षी कीट की श्रेणी में आते हैं, तथा इसे अंतरराष्ट्रीय शत्रु के रूप में जाना जाता है। देखो अंतरराष्ट्रीय शत्रु का मतलब क्या है, जो टिड्डियां हैं ये एक देश से उड़ करके दूसरे देश में चली जाती हैं, इसलिए ये क्या क्या कहलाती हैं, ये अंतरराष्ट्रीय क्या कहलाती हैं, शत्रु कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय पीड़क इनको कहा जाता है। ठीक है, विश्व में फड़कों की लगभग 5,000 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, इनमें से केवल 9 प्रजातियों को टिड्डी की संज्ञा दी गई है। देखो भाई, अभी हम आपको एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टिड्डी और ग्रास होपर में क्या अंतर होता है। ठीक है, उनका अंतर आपको लिखना पड़ेगा। वो अंतर कौन कौन से होते हैं, कि हम टिड्डी कब कहेंगे, और जो टिड्डा है वो किसको कहेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लोकस्ट में क्या डिफरेंस है, ग्रास होपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनको हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिटर्न के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो टिड्डी और लोकस्ट के अंदर या ग्रास होपर या लोकस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस को लिखिए। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे, देखो कितनी प्रजातियां पाई जाती है, लगभग पूरे विश्व में 5,000 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन टिड्डी, ठीक है, लोकस्ट, सिर्फ और सिर्फ लोकस्ट जो है वो 9 प्रजातियों को ही माना जाता है। इन 5,000 में से सिर्फ और सिर्फ 9 प्रजातियां ही हैं जिनको क्या कहा जाता है, लोकस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब देखो, यहां तक आई बात समझ में। भारत में टिड्डी की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती है। अब ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी है ये हम देखेंगे, इनकी हम एक एक बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, रेगिस्तानी टिड्डी जिसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। देखो डेजर्ट लोकस्ट जो है ये आपको इस तरीके की नजर आती है। आप सभी ने डेजर्ट लोकस्ट को देखा होगा, जो रेगिस्तानी टिड्डी है, हाल ही में 2020-2021 के अंदर कोरोना का जब काल चल रहा था, कोरोना टाइम के अंदर ये जो टिड्डी दल है ये आया था। ठीक है, तो उस दौरान आप सभी ने देखा होगा, और टिड्डियां जो होती है भाई, एक बहुत बड़ा इनका झुंड होता है, जिसके अंदर कम से कम लाखों से करोड़ों टिड्डियां एक दल के अंदर हो सकती है। और ये बहुत बड़े एरिया के अंदर जब आती हैं, तो उस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी आपके पास में फसलें हैं, उन सभी फसलों क्या कर देती हैं, खा करके नष्ट कर देती हैं। तो देखो यह प्रजाति अत्यंत विनाशकारी है। आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी टिड्डी प्रजाति सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, तो वो कौन सी है, रेगिस्तानी टिड्डियां हैं। ठीक है, वो कौन सी टिड्डियां होती है, रेगिस्तानी टिड्डियां होती है। और देखो रेगिस्तानी टिड्डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया होता है। अब जो सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है, ये आपके, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में रेगिस्तानी टिड्डी जो है, इसको सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया कहते हैं। और इसके बारे में जो मैंने आपको बात बताई थी, एक्रिडिडी क्या होती है, इसकी फैमिली होती है। ठीक है, और गण जो है इसका वो क्या होता है, आपके पास में मैंने बताया था आपको, ऑर्थ्रोप्टेरा होता है। अब देखो सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। यह विश्व में 70 विभिन्न देशों में लगभग 3 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो भाई, आपको एग्जाम के अंदर यह भी आपको जानना है कि कहाँ से आती हैं टिड्डियां हमारे देश में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनका जो खाड़ी देशों में पाई जाती हैं, खाड़ी देशों के अंदर, जैसे क्या हो गया अपना, अरब देश हो गए। ठीक है, इराक, ईरान। ठीक है, इराक ईरान से चल करके ये कहाँ आती है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से चल करके कहाँ आती हैं ये,
पाकिस्तान, फिर कहाँ आती है? भारत में। तो देखो ये क्या है, इनका रूट होता है कि जो टिड्डियां होती है, कौन सी वाली टिड्डियां अपने पास में, जो डेजर्ट लोकस्ट है, कौन सी? रेगिस्तानी टिड्डी। अब देखो खाड़ी देश जो है, यानी कि जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये है आपके पास में भाई अफ्रीकी जो देश है, ठीक है, अफ्रीकी देश जो है वहां पर सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में है थार मरुस्थल, ठीक है। तो अब आप देखिए ये सहारा मरुस्थल से अरब, इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब, फिर वहां से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर कहाँ आती है? भारत में आती है। इसलिए आती है क्योंकि वहां पर भी क्या है? मरुस्थल है। और यहाँ पर भी क्या है? भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से में क्या है हमारे पास में भाई? थार का मरुस्थल है, ठीक है। अब जो थार का मरुस्थल है, तो इससे आपको ये तो पता चल ही गया कि जो टिड्डियां हैं रेगिस्तानी टिड्डी, यानी डेजर्ट लोकस्ट जो है सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया, ये भारत में आती हैं, भारत में पाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में इनका जो स्थल होता है, जहां वास्तव में जहां पे पाई जाती है, वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल के अंदर जो है, वहां पे जो उसके सहारा मरुस्थल के आसपास के जो देश हैं, वहां पर ये पाई जाती है। और वहां से उड़ करके क्या होती है? ये भारत तक पहुंचती है, ठीक है। अब देखो यह प्रजातियां विश्व के 70 विभिन्न देशों में, अब मैंने आपको बता दिया विश्व के 70 विभिन्न देशों में होते हैं, जहां जहां मरुस्थल पाया जाता है, वहां वहां इन टिड्डियों का भी अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी? और दूसरी जो हमारे पास है मुख्य स्पीशीज है, वो है माइग्रेटरी, यानी प्रवासी टिड्डियां। अब देखो प्रवासी टिड्डियों का मतलब क्या होता है कि माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ये चली जाती हैं, ठीक है। माइग्रेट, प्रवास करने का मतलब क्या है? थोड़े टाइम के लिए किसी एक जगह पर रुके, वहां पे प्रजनन किया, वहां पे थोड़ी सा अपनी पॉपुलेशन या अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते हैं, फिर वहां से क्या करते हैं? दूसरी जगह पे ये चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। यह प्रजाति लोकस्टा माइग्रेटोरिया, भाई देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि जो लोकस्टा माइग्रेटोरिया है, ये आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम है, ठीक है, यानी कि कृषि अधिकारी, ये कृषि अधिकारी 2020 के एग्जाम के अंदर भैया पूछा गया था, ठीक है। 2020 में जो कृषि अधिकारी का पेपर लगा था, उस पेपर के अंदर पूछा गया था निम्नलिखित में से जो प्रवासी टिड्डी है, माइग्रेटरी टिड्डी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम बहुत ही सिंपल है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया क्या था इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन सी टिड्डियों की स्पीशीज पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में आपको बेसिक चीजें लिखनी है, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। देखो यह प्रजाति लोकस्था माइग्रेटोरिया जो है राजस्थान में पाई जाती है एक तो, और कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। यह वर्षा में 2 बार प्रजनन करती हैं तथा इसकी अनेक पीढ़ियां होती हैं, इसकी अनेक पीढ़ियां होती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है ना कि इसकी जो एक ही पीढ़ी होती है, जबकि लोकस्टा माइग्रेटोरिया की कितनी पीढ़ियां होती है? अनेक पीढ़ियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये डेजर्ट लोकस्ट के तुलना में इतनी ज्यादा विनाशकारी नहीं होती। सब अगर हम बात करेंगे टिड्डियों की, तो टिड्डियों में सबसे ज्यादा जो विनाशकारी जो प्रजाति है वो कौन सी है आपके पास में? रेगिस्तानी टिड्डी है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम जो अगली हमारी प्रजाति है मुख्य, वो है आपके पास है बम्बैया लोकस्ट, ठीक है। इसको बॉम्बे लोकस्ट भी कहा जाता है। अब देखो बॉम्बे लोकस्ट का जो साइंटिफिक नेम है, एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रजातियां हैं ये, इनका आपको वैज्ञानिक नाम तो पूरा पता होना ही चाहिए। तीनों जो स्पीशीज हैं भारत में, जो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, इन तीनों का आपको वैज्ञानिक नाम, इनके सामान्य नाम, गण और ऑर्डर। देखो गण और फैमिली जो है, हम बात करें फैमिली और ऑर्डर जो है इसका, गण और जो कुल है वो तो तीनों का ही समान है, लेकिन जो इनके वैज्ञानिक नाम है ये तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। बम्बैया लोकस जो है भारतवर्ष में टिड्डी की है प्रजाति पटंगा सक्सिनाटा। पटंगा सक्सिनाटा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती हैं। इसके वयस्क डेजर्ट लोकस से छोटे होते हैं। इसकी वर्ष में एक पीढ़ी होती है, ठीक है। इसकी वर्ष में कितनी पीढ़ी होती है? एक पीढ़ी होती है। तो देखो यहाँ पे देखिए रेगिस्तानी टिड्डी जो है
इसकी कितनी पीढ़ी होती है? एक पीढ़ी प्रति वर्ष, है ना। और जो हमारे पास में कौन सा था इससे पहले, इसके पिछले वाला कौन सा था? देखो, इसके बाद जो माइग्रेटरी है यानी प्रवासिनी टिड्डी जो है, प्रवासिनी टिड्डी जो है इसकी अनेक पीढ़ियां होती है, यानी एक से ज्यादा या दो से भी ज्यादा हो सकती है, अनेक पीढ़ियां। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी है हमारे पास है मुख्य जो है, ये है आपके पास है बम्बैया। देखो बम्बई टिड्डी जो है इसकी भी कितनी पीढ़ी होती है? एक पीढ़ी प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ इसके इम्पोर्टेंट भाग हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इनकी हमसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से रेगिस्तानी टिड्डी की कितनी पीढ़ियां पाई जाती है, प्रवासिनी टिड्डी की कितनी पीढ़ियां पाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम देखना इसमें देखेंगे। अब देखो बात आती है कि हमने अब एक तो होता है आपके पास में लोकस्ट, ठीक है, और एक होता है आपके पास में ग्रास ऊपर, जिसको आप क्या बोल देते हो? टिड्डी, या इसको हम बोल देते हैं फड़का। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ना। अब हम इनके बीच में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो अंतर देखो हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर सबसे पहले यही चीज पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से टिड्डी और लोकस्ट में क्या अंतर होता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बीच का कुछ अंतर बता देता हूँ। देखो, लोकस्ट, इनके बीच में क्या अंतर होता है ना। अंतर देखो बहुत जरूरी है। लोकस्ट को हम क्या कहते हैं? टिड्डी कहते हैं। जबकि ग्रास ऊपर को हम क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। देखो फड़का टिड्डी टिड्डा एक ही चीज है ना। ये देखो इनमें अंतर क्या क्या होता है। डेजर्ट भी दिखने में दोनों सेम ही हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, पहले बात तो लोकस जो होते हैं ये है हमेशा बड़े समूहों में पाई जाती है। ठीक है, और ग्रास ऊपर जो है ये है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली ही बात जो है, ये क्या करती है, ये हमेशा बड़े समूहों में पाई जाती है, दल में पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो ग्रासों पर रहेगा वो आपको कभी भी झुंड में नजर नहीं आएंगे, वो एक या दो, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी प्लांट के अगर आप ऊपर देखते हो, खास करके जो हमारा आक का प्लांट जो होता है, ठीक है, उस आक के ऊपर क्या होते हैं, आपको ग्रास ऊपर नजर आ जाएंगे। लेकिन वो जो ग्रास ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर भाई अकेले रहना पसंद करते हैं। जहाँ एक पेड़ पे आपको जैसे दो ग्रास ऊपर मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी हजारों या लाखों की संख्या में एक साथ इतने नहीं पाए जाते। जबकि जो टिड्डियां हैं, टिड्डियां क्या होती है, हमेशा आपको ग्रुप में ही नजर आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके रंग की, तो इनका जो रंग होता है पीला से गुलाबी। ठीक है, इनका जो रंग होता है वो कैसा हो सकता है? पीले से गुलाबी हो सकता है। पीले रंग की टिड्डियां हैं, वो जो आगे चलकर क्या होती है, कुछ गुलाबी हो जाती है, यहाँ पीले की, गहरा पीला इनका रंग हो जाता है, धब्बे इन पे पाए जाते हैं। घास ऊपर जो रहता है यानी जो फड़का रहता है, सामान्यतः हरे रंग के होते हैं ये। ठीक है, ये सामान्य कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं।
अगर हम बात करें इनके जो इनका आचरण है, या हम बात करें इनके जो व्यवहार है, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये क्या होते हैं, ज्यादा ये एक्टिव ज्यादा होते हैं, ठीक है। हम बात कर सकते हैं ये अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। जबकि इनके व्यवहार कैसा होता है, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम और कुछ बातें देखते हैं। एकल प्रावस्था, रेगिस्तानी टिड्डियों की मुख्यतः दो प्रावस्थाएं होती है ना। मैंने आपको क्या बोला कि एक तो होती है एकल और एक होती है सोलिटायर, ठीक है। एक तो होती है यूथी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूथी प्रावस्था, ग्रिगेरियस फेज। तो इसमें भी क्या होता है, जो लोकस हमारे पास इसमें देखो, ये एकल प्रावस्था पाई जाती है इसमें, यानी मैंने बताया था ना कि एक अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, एकल व यूथी प्रावस्था दोनों पाई जाती है, ठीक है। तो देखो आपसे टिड्डी और इसमें जब अंतर पूछा जाए, तो अंतर के लिए क्या है, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, लोकस्ट की। ये तो कुछ सामान्य अंतर है जिनको हम क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी जो भी अंतर रहेंगे हम साथ साथ में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं जो लोकस्ट है और जो ग्रासहॉपर है, हम बात करके किसकी करेंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, यह है लोकस्ट। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सिर्फ लोकस्ट की करेंगे। लोकस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि देखो, रेगिस्तानी टिड्डी की मुख्यतः दो प्रावस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली प्रावस्था कौन सी है, एकल प्रावस्था यानी सोलिटायर फेज। देखो सोलिटायर फेज जो है, क्या उसमें क्या होता है, इस प्रावस्था में टिड्डियों की संख्या विरल होती है। एकल प्रावस्था में अर्भक, अभ्रक देखो, ये जो है अर्भक जो है, ये क्या हो, इनको क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है, ठीक है। निम्फ कहा जाता है, और ये जो निम्फ होते हैं इनको क्या कहते हैं, अभ्रक कहते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई, अवयस्क होते हैं ये कैसे होते हैं, ये वयस्क नहीं होता, अवयस्क होते हैं। जैसा कि हमने पहली वाली, हमारी पिछली वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर जो उसकी अवयस्क अवस्था थी, जैसे हम बात करें लार्वा, ठीक है, उस समय तो क्या था, वहां पे लार्वा था, लट थी, सुंडी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, टिड्डियों के अंदर जो इसकी अवयस्क अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, या तो उसको निम्फ कहा जाता है या उसको अभ्रक कहा जाता है, ठीक है। अभ्रक जो होते हैं यानी जो निम्फ होते हैं, वो कैसे होते हैं, हरे रंग के, एवं वयस्क कैसे होते हैं, धूसर रंग के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवस्था है आपको नजर आ रही है, ये क्या है, इसकी निम्फ अवस्था है, ठीक है, निम्फ अवस्था है। और इसको हम बोलते हैं अवयस्क अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, अभ्रक बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, अर्भक अवस्था है, ये कैसी है, हरे रंग की है, इसको निम्फ भी कहा जाता है, ठीक है। जब अंडे जो होते हैं, जो लोकस्ट होता है, लोकस्ट और ग्रास के जो अंडे हैं, उन अंडों में से क्या निकलते हैं, इस तरीके के आपके पास में निम्फ निकलेंगे। इन निम्फ ये कैसे होते हैं, अवयस्क होते हैं, और जब तक अवयस्क होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अभ्रक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जो वयस्क होंगे, वयस्क कैसे होंगे, धूसर रंग के होते हैं और एक साधारण फड़के की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने क्या बोला था, एकल प्रावस्था, एकल प्रावस्था का मतलब क्या है कि अगर अधिकतर आप जब भी लोकस्ट को देखते हो या आप टिड्डे को देखते हो, ग्रास को देखते हो, तो हमेशा अकेला रहता है वो, ठीक है। तो देखो अवयस्क है ये। अब जैसे वयस्क होगा तो वयस्क का जो रंग है, मैंने क्या बोला था, टिड्डी का रंग कैसा होता है, पीले से भूरा या पीले से गुलाबी होता है,
ठीक है, तो रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। लेकिन अभी ये क्या नहीं बना, अभी टिड्डी दल नहीं बना है ये। देखो, एक तो होती है सिर्फ टिड्डी और एक होता है टिड्डी दल। तो टिड्डी और टिड्डी दल में क्या अंतर है? टिड्डी और टिड्डी दल में अंतर ये है कि जब ये अपनी एकल प्रावस्था में यानी कि सोलिटायर फेज में होते हैं, एकल प्रावस्था में होते हैं, तब तो क्या होते हैं, ये एक सामान्य टिड्डे की तरह व्यवहार करते हैं, सामान्य रूप से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका व्यवहार बदल जाता है, व्यवहार बदल जाने का मतलब क्या है? जब ये एकल ना रह करके, अकेले ना रह करके एक बड़े झुंड में रहना जब पसंद करते हैं, तब इनका व्यवहार जो है वो बदल जाता है। व्यवहार बदलेगा तो क्या होगा फिर? वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ज्यादा जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो वो ज्यादा बड़े क्षेत्र में क्या करेंगे, फसलों को खाना शुरू कर देते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि रेगिस्तानी टिड्डी की मुख्य प्रावस्थाएं लिखिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेगिस्तानी टिड्डी की मुख्य प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? पहली प्रावस्था है एकल प्रावस्था है। इस एकल प्रावस्था में क्या होता है कि जो टिड्डी होती है उसका जो ये संख्या में कम होते हैं, संख्या में विरल होते हैं, और इनकी एकल प्रावस्था का जो रंग होता है वह अभ्रक जो होता है वो हरे रंग का होता है, जबकि वयस्क जो होगा वो कैसा होगा, पीले रंग का या धूसर रंग का होता है। ठीक है, और साधारण फड़के की तरह ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, मतलब अकेले रहेगा तो अकेला तो कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा नहीं। किस अवस्था में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते? एकल अवस्था में, यानी कि सोलिटायर अवस्था में जब रहेंगे तब इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो इसकी दूसरी अवस्था है, अब देखो, यूथी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस। अब देखो, इस अवस्था में टिड्डी के अर्भक, शिशु या निम्फ, मैंने बोला था ना कि ये क्या होते हैं, निम्फ होते हैं, या इसके शिशु भी बोल सकते हैं या अर्भक भी बोल सकते हैं, भारी संख्या में तथा समूहों में पाए जाते हैं। देखो, इसमें क्या होगा कि पहले वाले में तो देखो, एकल अवस्था में तो क्या होगा, जो निम्फ होगा वो अकेले पाए जाते हैं, उनमें एडल्ट भी जो होते हैं वो अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो इतना नुकसान नहीं करते। लेकिन जो इनकी ग्रिगेरियस अवस्था है यानी यूथी अवस्था जो होती है, उस अवस्था में क्या होती है भाई, अर्भक जो है यानी कि जो निम्फ है, ये भारी क्षति पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। यूथी प्रावस्था में अर्भक जो होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, यहां पे देखो, गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं, जबकि एकल में क्या था, अर्भक कैसा था, हरे रंग का था। यहाँ पे अभ्रक कैसा है, यानी जो निम्फ है वो कैसा है, गहरे भूरे से काले रंग के ये पाए जाते हैं। और गहरे भूरे और काले रंग के होंगे, और कैसे होंगे, बहुत बड़े बड़े समूहों में ये उपस्थित होंगे। बड़े समूहों में उपस्थित होंगे तो क्या करेंगे, एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये क्या करते हैं, अपना प्रकोप दिखाते हैं, और उस पूरे बड़े क्षेत्र के अंदर जितनी भी हमने फसलें लगा रखी है, जो भी हमारी वनस्पति है, उसको क्या कर देते हैं, ये खा करके नष्ट कर देते हैं। अब देखो, यूथी प्रावस्था में अर्भक रंग कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तथा निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो टिड्डियां हैं एक बहुत बड़े दल में परिवर्तित होकर के एक लंबी दूरी तय करती हैं। ठीक है, यानी कि पूरे का पूरा दल जो है एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वो क्या होता है, इसका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, ये लंबी दूरी तक गमन कर सकते हैं। इस प्रावस्था के अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंग के होते हैं, जो पूर्ण विकसित होने पर वयस्क में परिवर्तित होते ही पीले रंग के हो जाते हैं। भाई, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अभी जब हमने डिफरेंस पढ़ा था, ये गुलाबी से पीले रंग के होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल पीले रंग का है ये। ठीक है, पीले रंग का वयस्क है। और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि भाई, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि टिड्डी की निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, दोनों में अंतर बताइए, एकल प्रावस्था और यूथी प्रावस्था जो है, इन दोनों में आपको क्या बताना पड़ेगा, अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एकल प्रावस्था है ना, एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था क्या होता है कि जब एकल प्रावस्था में जो रहने वाली टिड्डियां हैं, यही किस में बदल जाती है, यूथी प्रावस्था में बदल जाती है। ठीक है, एकल प्रावस्था और यूथी प्रावस्था के मध्य एक अवस्था होती है जिसको ट्रांजिएंट अवस्था कहा जाता है।
ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है? ट्रांजिएंट अवस्था होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते। देखो ये क्या होता है, टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है। ठीक है भाई, जो एकल टिड्डियां हैं, पहले शुरुआत में तो क्या होती हैं, जब उनको कोई भोजन पूरी तरह से अवेलेबल है तब तो क्या रहना पसंद करती है, वो एकल अवस्था में रहना पसंद करती है। लेकिन जब उनका व्यवहार बदल जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? वो पूरे झुंड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, झुंड में परिवर्तित होने का मतलब क्या होता है कि वो यूथी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था के अंदर जब परिवर्तित हो जाती है, तथा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है, तथा एकल से यूथी प्रावस्था के मध्य आने वाली अवस्था को ट्रांजिएंट प्रावस्था कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया है। एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में जब बदलती हैं टिड्डियां, जब उनका व्यवहार बदलता है, यानी एकल प्रावस्था से व्यवहार बदलकर किस में आता है? यूथी प्रावस्था में आता है, जब अकेले ना रह करके झुंड में रहना पसंद कर देती हैं, तो इस दौरान इन दोनों अवस्थाओं के मध्य एक अवस्था आती है जिसको कहा जाता है ट्रांजिएंट फेज कहा जाता है, जिसको ट्रांजिएंट प्रावस्था कहा जाता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। देखो ट्रांजिएंट फेज किस किस के मध्य आती है? एकल अवस्था और यूथी प्रावस्था के मध्य की जो स्टेज है, मध्य का जो क्रम है, वो कौन सा होता है आपके पास में? ट्रांजिएंट प्रावस्था कहलाता है। देखो, एकल प्रावस्था वाली टिड्डी एक साधारण फड़के की तरह प्रजनन करती है तथा अंडे अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये अंतर है यहाँ पे। ये सारे अंतर अंतर आपको ध्यान में रखने हैं। ये देखो, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलता रहने पर टिड्डी का एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में रूपांतरण हो जाता है। मैंने कहा था ना कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो मौसमी प्रावस्थाएं हैं, मौसमी अवस्थाएं अगर सामान्य से अनुकूल है, ठीक है, तब वो क्या करेंगे? एकल प्रावस्था में ना रह करके यूथी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यही आपको एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा। एकल प्रावस्था और यूथी प्रावस्था का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि एकल का मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके अभ्रक हरे रंग के होते हैं, जबकि वयस्क जो होता है वो धूसर रंग का होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? जो इनके यूथी प्रावस्था है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? सोलिटायर सॉरी ग्रिगेरियस फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अभ्रक होते हैं वो काले रंग के होते हैं, जबकि जो इनके वयस्क होंगे वो कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। आई बात यहां तक समझ में? इसके बाद हम देखते हैं, देखो इस प्रावस्था में सघन प्रजनन होता है, होने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है तथा लंबी उड़ान भरने की उत्पन्न होते हैं। इन तीनों प्रावस्थाओं में टिड्डी स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार, रंग में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो अब बात करते हैं हम पोषक पौधों की। पोषक पौधे खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलें जैसे बाजरा, मूंग, मूंगफली, मिर्च, ग्वार, मूंग, सब्जियां, वृक्षों के पौधे इत्यादि इससे प्रभावित होते हैं। आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि टिड्डी का जो अटैक है सबसे ज्यादा कौन सी फसलों पे देखने के लिए मिलता है? तो सबसे ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है आपके पास में खरीफ वाली जो फसलें हैं, खरीफ की फसलों के अंदर टिड्डी का सबसे ज्यादा अटैक देखा जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, इसका फसल की क्षति किस तरीके से होती है और महत्व देखो क्या है इसका। आपको एक बात बता देना चाहता हूं मैं, इसकी जो विनाशकारी या क्षतिकारक जो अवस्था होती है, ठीक है, इसकी जो क्षतिकारक अवस्था है टिड्डी की, वो कौन सी होती है? वयस्क व अभ्रक दोनों। ठीक है, वयस्क और अभ्रक दोनों ही क्या होते हैं? इसके अंदर क्षतिकारक अवस्थाएं होते हैं। और क्षतिकारक अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर, इनमें काटने व मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास है महत्व क्यों है, इसकी क्षतिकारक अवस्था कौन कौन से होती है। वयस्क होता है, अभ्रक होता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इस निम्फ को ही क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों ही क्या करती है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान क्यों पहुंचाएंगे भाई, क्योंकि इनमें क्या होता है, काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। काटने और चबाने वाले मुखांगों का क्या मतलब होता है, बाइटिंग और चेविंग टाइप के इनमें क्या होते हैं, मुखांग होते हैं, जिससे क्या करती हैं, फसलों के लगभग सभी भाग को काटती हैं और चबा करके क्या कर देती, खा लेती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर को छोड़कर किसी भी वनस्पति को संपूर्ण रूप से खा जाते हैं। अब देखो आपसे आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो टिड्डियां हैं कौन से वनस्पति को या किस तरीके के पौधों को नहीं खाती हैं। तो किस किस को नहीं खाती हैं, एक तो आक को नहीं खाएंगी, नीम को, धतूरे को, जामुन को, शीशम को और अंजीर को। ये अगर ये वाले प्लांट है हमारे पास में तो इनके ऊपर क्या नहीं होता, इनका अटैक देखा नहीं जाता। ठीक है, क्षति की मात्रा कीट की संख्या पर निर्भर करती है। देखो जितनी ज्यादा टिड्डियां होंगी एक दल में उतना ही नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा टिड्डियां होंगी उतना ही नुकसान क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं इसका जीवन चक्र किस तरीके का होता है। देखो जीवन चक्र के बारे में मैं आपको छोटी सी सामान्य सी एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि देखो इसमें क्या होता है, अंडा होता है। ठीक है, अंडे से क्या निकलेगा, निम्फ निकलेगा। इस निम्फ को क्या कहा जाता है, अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, और इस अभ्रक से क्या आएगा, फिर वयस्क आएगा और वयस्क क्या करेगा, फिर से अंडा देगा। ठीक है, यानी कि इसके जो जीवन चक्र में 3 अवस्था होती है। जीवन चक्र में 3 अवस्था हो गई, कौन कौन सी हो गई, पहली अवस्था कौन सी है, इसमें अंडा है। दूसरी अवस्था कौन सी है, निम्फ है। या तीसरी अवस्था कौन सी, इसमें वयस्क है। ठीक है, अब देखो जीवन चक्र में 3 अवस्था है, जीवन चक्र में 3 अवस्था है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं हैं तो तीनों अवस्था का 3 अवस्था होने का मतलब क्या है, इसमें अपूर्ण कायांतरण है। अपूर्ण कायांतरण कब होता है, जब क्या नहीं पाई जाती, जब इसमें प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती या कोश अवस्था नहीं पाई जाती, उस केस में क्या होता है, अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, अपूर्ण कायांतरण में 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी होगी, अंडा होगा, निम्फ होगा और वयस्क होगा। यहां तक आई बात समझ में। अब देखो हम जीवन चक्र के बारे में देखते थोड़े से। टिड्डी के लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं। देखो टिड्डी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोकस्ट की बात करते हैं तथा मैथुन क्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब देखो हम बात यहाँ पे किसी कर रहे हैं, लोकस्ट की कर रहे हैं ना। ठीक है, लोकस्ट ही कर रहे हैं, तो लोकस्ट का जो वयस्क होता है, लोकस्ट के वयस्क कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये देखो ये जितने भी हैं सारे के सारे किस तरीके किस रंग के हैं, पीले रंग के हैं। अब देखो पीले रंग के हैं तो क्या होगा इसके अंदर पीले रंग के हैं और क्या करते हैं, ये मैथुन करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होगा, मादाएं अंडा देने के लिए बलुई मिट्टी पसंद करती हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिड्डियां अंडे कहाँ देती हैं। टिड्डियां जो अंडे होती हैं वो कहाँ देती हैं भाई, जमीन के अंदर देती हैं। टिड्डियां अंडे कहाँ देंगी, जमीन के अंदर ये अंडे देती हैं। ठीक है, बलुई मिट्टी में अंडे देना पसंद करती है। अंडे भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में दिए जाते हैं। भाई ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने अंडे होते हैं, कितनी गहराई में अंडे देते हैं, कितने अंडे दिए जाते हैं, किस तरीके की मिट्टी में ये अंडे देना पसंद करते हैं, कितने इसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपको एग्जाम में लिखा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से टिड्डियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तीनों के नाम लिखो, उनके सामान्य नाम लिखो, वैज्ञानिक नाम लिखो और टिड्डी की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं उनमें अंतर लिखिए।
टिड्डी का जीवन चक्र किस तरीके का होता है, जीवन चक्र को समझाइए। ठीक है, टिड्डी की नुकसानकारी अवस्थाएं कौन कौन से होती है और टिड्डी से होने वाले नुकसान किस तरीके का होता है, उसके मुख्य होस्ट कौन कौन से हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। टिड्डी का हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे आपसे वो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम हाँ इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पहली बात जो है, अंडे कहाँ दिए जाते हैं, जमीन के अंदर दिए जाते हैं। देखो इस चीज को मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। सपोज ये क्या है, हमारी भूमि है या जिसको हम बोलते हैं जमीन है। अब देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप सभी को पता है टिड्डियां जो होती है, अंडे जो होती है जमीन के अंदर दिए जाते हैं और जमीन से लगभग कितनी गहराई में अंडे देते हैं, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की। यहाँ पे देखो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में टिड्डी क्या करती है, अंडे देती हैं। ये क्या हो गया भाई टिड्डी का, ये तो क्या है, ये है इसका उदर। ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में 50 से 100 तक समूह में अंडे होते हैं। ठीक है, कितने अंडे होंगे यहाँ पे, लगभग 50 से 100 अंडे होंगे। इस तरीके से एक समूह रहता है अंडों का। ठीक है, इस समूह में क्या होते हैं, लगभग 50 से 100 अंडे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये आपके पास में टिड्डी हो गई। ठीक है, ये तो आपके पास में टिड्डी हो गई, ये टिड्डी का उदर है और उदर से क्या होता है, लगभग 50 से 100 अंडे यहाँ पे आपके पास में जमीन में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक मादा लगभग 500 तक अंडे दे सकती है। अंडे चावल के दाने के आकार के समान पीले रंग के 7 मिलीमीटर लंबे होते हैं तथा 1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि एक मादा जो है ये क्या है भाई, मादा टिड्डी है। ठीक है, मादा टिड्डी जो है अपने पूरे जीवन चक्र में लगभग कितने अंडे दे सकती है, ये 500 अंडे दे सकती है। अपने पूरे जीवन चक्र में कितने अंडे दे सकती है, 500 अंडे दे सकती है। लेकिन एक बार में ये भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में लगभग कितने अंडे तक देते हैं, ये 50 से 100 तक अंडे ये दे सकते हैं। और अंडे कैसे होते हैं, देखो अंडे कैसे होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं, चावल के दाने के समान होते हैं। ठीक है, पीले रंग के होते हैं और चावल के दाने के समान होते हैं। और देखो भाई एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो टिड्डियां होती है इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मुखांग। तो मुखांग इनके कैसे होते हैं, देखो मुखांग होते हैं काटने व चबाने वाले। ठीक है, काटने और चबाने वाले होते हैं। और देखो यहां से आपको जो प्रश्न पूछा जा सकता है, टिड्डी के अंदर एंटीना, हम बात करते हैं कि इसकी एंटीना या श्रृंगिका, एंटीना श्रृंगिकाएं जो होती है वो किस तरीके की पाई जाती है, फिलीफॉर्म। ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिलीफॉर्म टाइप का क्या होता है, इसमें एंटीना पाया जाता है और इसके अंदर क्या होते हैं, पंख। जो पंख जो होता है, अग्र पंख जो होंगे इसके, अग्र पंख को क्या कहा जाता है, टेगमिना कहा जाता है। अग्र पंख को क्या कहा जाता है भाई, इसमें टेगमिना कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसके पश्च पंख जो होंगे, झिल्लीदार होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके जो पश्च पाद जो होते हैं, ठीक है पश्चिपाद फुदकने के लिए रूपांतरित होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, साल्टाटोरियल।
ठीक है, ये कौन से होते हैं, साल्टाटोरियल लेग्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको क्या रखना है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिड्डी के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखो, काटने और चबाने वाले जो मुखांग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये निम्फ में भी पाए जाते हैं और ये वयस्क में भी पाए जाते हैं। निम्फ में भी पाए जाएंगे और वयस्क में भी पाए जाएंगे। इन्हीं की वजह से क्या होती है, प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अब देखो, इसके बाद में हम नेक्स्ट हम देखते हैं अंडों का प्रस्फोटन काल, हैचिंग पीरियड कितना होता है, लगभग 10 से 40 दिन का होता है। कितना होता है, 10 से 40 दिन बाद में क्या निकलेंगे उसमें से, 10 से 40 दिन बाद में अंडे फूटते हैं और उनमें से क्या निकलते हैं, अंडों में से कृमि आकार के लट भूमि से बाहर आकर के अर्भक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारे पास में अंडे हैं। ठीक है, अंडे जब अंडों में से क्या निकलेगा, पहली जो अवस्था है, देखो फर्स्ट स्टेज है निम्फ है, ये क्या है आपके पास में अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक फिर क्या है, सेकंड अवस्था में जाएगा, इसमें मोल्टिंग होगी थर्ड अवस्था में, फोर्थ में और फिफ्थ में। देखो इसको, ये जो अभ्रक है इसको पूरा का पूरा वयस्क में परिवर्तित होने तक कितने इसमें इंस्टार आते हैं, कितने अवस्थाएं आती हैं, 4 अवस्थाएं होती है। और ये चारों के चारों अवस्थाएं क्या करती है, ये हमारे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर क्या करती है भैया, फीड करते हैं उन प्लांट्स के ऊपर, को प्लांट्स को क्या करेंगे, उनके ऊपर खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इसका जीवन चक्र है। जीवन चक्र आपको जब भी बनाया जाएगा तो आपसे इस तरीके से आपको बोला जाएगा कि टिड्डी का जीवन चक्र बनाइए। तो किस तरीके से बनाना है आपको, ये आपको बनाना है अंडा। ठीक है, अंडे कितने होते हैं, लगभग 50 से 70 अंडे ये होते हैं। कहाँ होते हैं ये, जमीन में होते हैं। और जमीन में भी कितना, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये अंडे होते हैं। फिर इनसे क्या निकलता है, अभ्रक निकलता है। ठीक है, ये अभ्रक है या निम्फ। ठीक है, ये इनसे क्या निकलता है भाई, निम्फ निकलता है, अभ्रक निकलता है जिसको। ठीक है, अब इस निम्फ से क्या बनेंगे, वयस्क बनेंगे। और वैसे क्या करेंगे, फिर से अंडा देना शुरू करते हैं। और मैंने क्या बताया था कि इनकी अलग अलग प्रजाति में अलग अलग प्रावस्थाएं, अलग अलग पीढ़ियां आ सकती हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके का कायांतरण पाया जाता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो ये हो गया क्या, इसका जीवन चक्र हो गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो टिड्डी है, टिड्डी का हम प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा टिड्डी के कौन कौन से टाइप है और कौन कौन से स्टेजेस उसमें उसमें होती है, नेचर ऑफ डैमेज कैसा होता है, उनके जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो क्या क्या होते हैं। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट है, इसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।